चोली के पीछे क्या है, चुनरी के नीचे हाय, चुनरी में दिल है मेरा, चुनरी में दिल है मेरा, ये दिल मैं दूंगी अपने यार को, प्यार को, हाय। तो हाँ जी मित्रों, आई एम सॉरी, माफ कर दो मुझे, फिर से स्टोरी लेट आ रही है, पता है मेरे को, लेकिन मैं क्या करूं, मैं हो गया हूं बेशरम। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियोस बना नहीं रहा हूं, बाकी की हमारे जो दो चैनल है, आस्तिक मिश्रा जी वाला और आस्तिक फीड वाला, भाई दोनों पर कंटिन्यू वीडियो आ रही है, बट भाई मैं हॉरर स्टोरीज नहीं डाल पा रहा हूं, पता नहीं क्यों। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, तुम्हारे लिए कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, अगर तुम लोग मुझे अपने दिल से कुछ भी कहना चाहते हो तो कमेंट में बोल सकते हो, लेकिन गाली नहीं, बहुत मारूंगा। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, अब आदत हो गई है, बट तुम देख रहे होगे कि भाई फाइनली पूरा सेटअप चेंज हो चुका है दोस्तों, फाइनली बताना कैसा लग रहा है, और कैमरा क्वालिटी भी इंप्रूव हो चुकी है क्योंकि तुम्हारे भाई ने कैमरा ले लिया भाई। तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, माफ कर दो। एंड भाई फिलहाल करते हैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट। भाई देखो, इतने दिन स्टोरी लेट आई, ये समझ लो कि भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे नहीं पता इसमें अच्छा क्या हुआ लेकिन ये समझो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसलिए भाई आज की जो हमारी स्टोरी होने वाली है भाई, वो लिटरली में ऐसी स्टोरी है भाई जो तुमने कभी सुनी नहीं होगी, क्योंकि भाई ये स्टोरी हॉरर से ज्यादा भाई बहुत ज्यादा क्रीपी है, क्योंकि भाई इसके अंदर जो जो चीजें हुई है ना, एक 12 साल के बच्चे के साथ सारी चीजें हुई है। तुम्हें स्टोरी में सारी चीजें पता लगेगी आगे क्या क्या हुआ है। फिलहाल गाइस बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं सीधा अपनी स्टोरी को स्टार्ट। तो ये स्टोरी मुझे एक मेरे सब्सक्राइबर ने भेजी है, एंड ये सब कुछ भाई उसके एक दोस्त के साथ हुआ था। भाई स्टोरी में तुमको बहुत मजा आने वाला है। तो सुधीर नाम का एक बंदा होता है जिसकी रिसेंटली एक लड़की के साथ शादी हुई थी। लड़की के साथ तो शादी होगी भाई, लड़के के साथ थोड़ी होगी। तो सुधीर की जिस लड़की के साथ शादी हुई थी उसका नाम था गीतांजलि। एंड भाई सुधीर जो था वो फिलहाल अभी गांव में था, लेकिन वो रहता चेन्नई में था। वो चेन्नई में रहता था, जॉब वगैरह करता था। लेकिन जो सुधीर के पापा मम्मी भी थे भाई, वो ना गाँव में ही रहते थे स्टार्टिंग से। तो सुधीर की जो शादी हुई थी भाई, वो ना गाँव के अंदर ही फिक्स हुई थी। तो सुधीर अपने ऑफिस से छुट्टी वगैरह लेके गाँव गया था अपने शादी में। अपने शादी में तो भाई जाएगा ना, अपनी शादी है उसकी, तो भाई वो जाएगा शादी में। मतलब सुधीर ऑफिस से छुट्टी लेके भाई शादी करने गया था। मैंने आपको पहले बताया कि सुधीर की जिस लड़की के साथ शादी हुई थी, सुधीर को वो लड़की पसंद नहीं थी, क्योंकि भाई वो लड़की काली थी। भाई ऐसा भी नहीं था कि भाई वो लड़की सुंदर नहीं थी, सुंदर थी, बट शकल छोड़ के एकदम नीचे का पूरा एकदम समझो मेरी भावनाओं को। लेकिन जो भाई हमारा वो था भाई सुधीर भाई वो थोड़ा सा हट्टा कट्टा बंदा, गोरा चिट्टा बंदा था। तो उसको वो लड़की पसंद नहीं आती है, लेकिन फिर भी उसने अपने माँ बाप के कहने पे भाई शादी कर ली, क्योंकि वो अपने मम्मी पापा की बात मानता था। साड़ो तुम्हारी तरह नहीं, मम्मी जो बोलेगी वो नहीं होगा, मैं जो बोलूंगा वो होगा, है ना, घर वालों की बात मान लिया करो। तो भाई अब शादी वादी होने के बाद सुधीर को अपने ऑफिस से, चेन्नई से जहाँ पे वो रहता था, वहां से फोन आने लगता है कि सर शादी वादी हो गई आपकी, तो सर अब आ जाइए, आपने बहुत सुहागरात मना लिया है। क्योंकि ऑफिस में काम वगैरह होता है, तो इसलिए सुधीर भाई क्या करता है, वो अपनी वाइफ के साथ चेन्नई आ जाता है। उसके मम्मी पापा स्टार्टिंग से भाई गांव में रहते हुए आए हैं, तो उनको गांव में अच्छा लगता था। तो भाई सुधीर अपनी वाइफ के साथ चेन्नई पहुंचता है। अब चेन्नई में जहाँ पे ये लोग रहते थे भाई, ये लोग रेंट पे रहते थे, इनका खुद का घर नहीं था। तो अब जो सुधीर था भाई, वो अगले दिन से अपना ऑफिस जाना स्टार्ट करता है। लेकिन सुधीर जो था उसको कभी जॉब करना ही नहीं था, क्योंकि भाई उसको ना करना था अपना खुद का बिजनेस। उसने बहुत ट्राई करे बिजनेस करने के लिए, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो इसलिए भाई वो जॉब कर रहा था, कुछ पैसे इकट्ठा कर रहा था। ऐसा नहीं है कि उसने बिजनेस कभी करा नहीं, उसने भाई पहले बिजनेस करने की बहुत कोशिश करी, बहुत ज्यादा, लेकिन हर बार कोई ना कोई दिक्कत आ जाती थी। अब ये चीज को लेकर ना भाई उसके माइंड में चलता रहता था कि नहीं, मुझे भाई बिजनेस करना ही करना है। तो अब क्या होता है, अपने ऑफिस का काम साथ में उसको बिजनेस के बारे में सोचना, ये अक्सर करता रहता था। एंड वो हमेशा टेंशन में रहता था। अब ऐसे करते करते ही कुछ महीने बीत जाते हैं। अब इसके बाद जो सुधीर था वो ना कुछ पैसे इकट्ठा कर रहा था अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। अब इसके बाद भाई वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करने की प्लानिंग वगैरह करता है, प्रिपरेशन करता है। अब जैसे ये बंदा अपना बिजनेस ग्रो कर रहा है, वैसे तुम भी अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो उडू की मदद से। उडू एक स्मार्ट बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जहां पे इनवॉइस क्रिएट करने से लेके ट्रैकिंग करने तक, पेमेंट रिसीव करने से लेके सारा अकाउंटिंग मैनेज करने तक, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, ऑनलाइन स्टोर जैसे सारे बिजनेस ऑपरेशन एक ही जगह पर मैनेज हो जाते हैं। बस कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करो। मेरे डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर जाओ, फिर अपनी कंपनी डिटेल सेट करो। आप यहाँ इनवॉइस क्रिएट कर सकते हो, बस कस्टमर डिटेल, इनवॉइस डेट, फिर ड्यू डेट डालकर बस प्रोडक्ट या फिर सर्विस जिसका ट्रांजैक्शन हुआ है, साथ ही रिलेवेंट क्वांटिटीज और प्राइस भी डाल दो। अब ये दिखे कैसे, तो उडू से ही जो पसंद आए वो डिजाइन चूज कर लो अपने इनवॉइस के लिए। बस अब यहीं से कस्टमर को डिजिटली भेज सकते हो कुछ इस तरह। यहाँ पेमेंट प्रोवाइडर्स के भी कई सारे इंटीग्रेटेड है। उडू के रियल टाइम डैशबोर्ड से आपको इनवॉइस की फुल डिटेल्स मिल जाएगी, जहां से सब कुछ इजीली ट्रैक हो जाता है। तो है ना बढ़िया। अब चाहे इनवॉइस डिजिटली भेजना हो या फिर ड्यू डेट ट्रैक करनी हो, सब कुछ इजीली हो जाता है, वो भी विदाउट स्ट्रेस। और अगर तुम सोच रहे हो कि ये सब बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होगा, तो सरप्राइज, उडू का कोई भी
एक एप्लीकेशन लाइफ टाइम फ्री है विद अनलिमिटेड होस्टिंग एंड फुल्ली फ्री कस्टमर सपोर्ट। और अगर तुम्हारा बिजनेस ग्रो करता है तो बाकी के एप्लीकेशन भी 580 रुपीज मंथ के अफोर्डेबल सब्सक्रिप्शन प्लान में मिल जाता है। इसमें तुम्हें मिलता है एक ही जगह पर मल्टीपल एप्लीकेशन ऑल इंटीग्रेटेड विद ईच अदर, इजी यूआई एंड 15 डेज फ्री ट्रायल टू एक्सप्लोर एवरीथिंग फ्री रिक्स। जो फ्लेक्सिबिलिटी उडू देता है वो और कोई ईआरपी सॉफ्टवेयर नहीं देता। तो मेरे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ट्राई करो उडू का इनवॉइस ऐप। अब एक दिन क्या होता है, उसकी ना एक बंदे के साथ मीटिंग होने वाली थी। अगर इस बंदे के साथ डील डन हो जाती है तो भाई समझ लो सब कुछ इसका काम सेट हो जाता है, क्योंकि इसका ना ट्रांसपोर्ट इम्पोर्ट टाइप का कुछ बिजनेस था, तो उसमें उस बंदे का रोल था बहुत बड़ा। अगर वो बंदा डील डन करता तो भाई इसका बिजनेस ग्रो हो जाता। अब इसके बाद ये बंदा उससे डील करने जाता है, लेकिन जैसी भाई इसकी डील होती है उस बंदे के साथ, वो बंदा भाई साफ साफ मना कर देता है भाई कि हम आपके साथ काम नहीं करेंगे। भाई सुधीर को साफ साफ मना कर देता है। भाई सुधीर उनको बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी सुनते नहीं है। वो साफ मना करते हैं कि नहीं भाई हमें आपके साथ काम नहीं करना है। अब इसके बाद भाई सुधीर घर पे आता है। घर पे आने के बाद भाई वो बहुत टेंशन में होता है, क्योंकि भाई उसके पास ये ऐसी अपॉर्चुनिटी थी भाई जिसको वो अगर उसने मिस कर दिया तो भाई समझो फिर उसके हाथ से सब कुछ चला जाएगा, फिर उसका बिजनेस करने का सपना रह जाएगा। तो भाई वो घर पे आके बैठता है, वो मतलब बहुत टेंशन में बैठा हुआ था। जो उसकी वाइफ थी गीतांजलि, वो आके पूछती है कि क्या हुआ, आप इतने टेंशन में क्यों हो। तो भाई सुधीर उसको बताता है कि ऐसी ऐसी बात है, एक बंदे के साथ मेरी मीटिंग होने वाली थी एंड उसने साफ साफ मना कर दिया कि हम आपके साथ काम नहीं करेंगे। जो उसकी वाइफ थी गीतांजलि, वो उससे पूछती है कि उनका नाम क्या है जिनके साथ आपकी मीटिंग होने वाली थी एंड वो रहते कहाँ पे है। तो जो सुधीर था वो पूछता है कि तुम्हें ये क्यों जानना है। तो वो बोलती है कि क्या पता मैं उन्हें जानती हूँ या फिर हमारे रिश्तेदार में कोई जानता हो, तो भाई बात बन जाएगी। तो फिर इसलिए सुधीर ना उनको बता देता है कि भाई उस बंदे का नाम, वो कहाँ पे रहता है, सब कुछ बता देता है। अब इसके बाद जो उसकी वाइफ थी गीतांजलि, वो ना सुधीर को बोलता है टेंशन मत लो, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, टेंशन मत लो आप, वो मान जाएंगे। तो भाई वो टेंशन में था एंड इसलिए वो खाना पीना खाकर भाई वो जल्दी सो जाता है। वो बहुत थक गया था। अब क्या होता है, अगले दिन सुबह होती है। सुबह होते ही जो सुधीर था वो अपने ऑफिस के लिए निकल रहा होता है। तभी सुधीर के फोन पे एक कॉल आता है एंड ये कॉल उसी बंदे का था जिसके साथ भाई सुधीर को डील डन करनी थी। एंड वो बंदा बोलता है कॉल करके कि कांग्रेचुलेशन सुधीर, हम आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। एंड भाई जैसे ही ये चीज सुधीर सुनता है भाई वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि भाई उसके पास ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी। एंड भाई वो बंदा जैसे ये चीज बोलता है थैंक यू सर, थैंक यू, वो बहुत खुश हो जाता है। एंड भाई ये चीज जाकर सीधा अपनी वाइफ को बताता है। उसकी वाइफ बोलती है कि मैंने कहा था ना कि हो जाएगा, टेंशन मत लो। भाई सुधीर कुछ समझता नहीं है भाई कि ये चीज कैसे पॉसिबल हो गया कि कल जो बंदा मेरे साथ काम करने के लिए तैयार नहीं था वो बंदा आज कैसे मान गया। उसे कुछ समझ में नहीं आता है। वो बहुत खुश होता है एंड भाई इसलिए भाई अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब इस दिन के बाद से वो अपने उस बंदे के साथ सारी बिजनेस की डील्स वगैरह, मीटिंग वगैरह अटेंड करता है एंड वो धीरे धीरे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना स्टार्ट करता है। जब बिजनेस स्टार्ट करते तुम्हें पता है बहुत दिक्कतें आती है। तो सुधीर को जो भी दिक्कतें आ रही थी ना, अपनी वाइफ को बताता कि भाई ये दिक्कत हो गई एंड उसके जस्ट अगले दिन वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। ये चीज एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, पांच बार कंटिन्यूस चीजें हो रही थी। कोई भी गलती होती, कोई भी दिक्कत आती तो वो जाकर सीधा अपने वाइफ को बताता एंड उसके जस्ट अगले दिन वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। जो इम्पॉसिबल था वो पॉसिबल हो जा रहा था। भाई सुधीर अपनी वाइफ को लकी मानता है। वो सोचता है कि भाई मेरी वाइफ लकी है, इस वजह से सारी चीजें हो रही है एंड इसके अलावा वो और कुछ भी नहीं सोचता है। इसके बाद भाई वो अपने बिजनेस को ग्रो करने में लग जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, जो सुधीर था भाई उनका बिजनेस धीरे धीरे ग्रो कर रहा था एंड अच्छा खासा इनका प्रॉफिट भी हो रहा था। लेकिन भाई सुधीर को अब अपनी मतलब जो बिजनेस था इनको और ज्यादा बड़ा करने के लिए ना एक आध एम्प्लॉय की जरूरत थी। लेकिन भाई इसके पास इतना प्रॉफिट नहीं था, इसके पास इतना पैसा नहीं था कि भाई वो किसी भी एम्प्लॉय को हायर कर सके एंड उनको परमानेंट सैलरी दे सके। तो इसीलिए वो एक बंदे से बात करता है, गोपाल नाम के बंदे से, कि भाई तू मेरे यहाँ पे काम कर ले, अगर हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा तो मैं तेरी सैलरी बढ़ा दूंगा। तो लेकिन जो गोपाल था वो साफ साफ मना करता था कि नहीं भाई मैं काम ऐसे नहीं करूंगा, कम से कम मेरे को 25 से 30 हजार रुपए सैलरी चाहिए ही चाहिए। क्योंकि भाई सीधी सी बात है भाई, अगर कोई बंदा तुम्हारे लिए काम करेगा पैसा चाहिए ना, उस बंदे को सैलरी तो मिलनी चाहिए। लेकिन सुधीर के पास पैसे थे नहीं। अब भाई सुधीर बहुत परेशान होता है, क्योंकि भाई उसको अपने ऑफिस का भी काम करना था और वो ही करना था। वो ऑफिस छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि भाई उसको ना ऑफिस से, उसकी कंपनी से अच्छा खासा सैलरी मिल रहा था, जिससे भाई उसका घर चल रहा था, सारे पैसे वो बिजनेस में लगा रहा था। तो इसलिए ना वो ऑफिस को छोड़ नहीं सकता था। अब इसके बाद वो घर पे आता है, बहुत परेशान होता है एंड वो ये बात अपनी वाइफ को बताता है कि यार मुझे ना एक बंदे की जरूरत है जो कि हमारी हेल्प कर सके बिजनेस में, लेकिन मैंने एक बंदे से बात करी, वो सैलरी मांग रहा है और मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं। तो जो उसकी वाइफ थी वो क्या करती है, वो उस बंदे का नाम पूछती है कि नाम क्या है। फिर सुधीर भाई अपनी वाइफ को बता देता है कि भाई उसका नाम गोपाल है, ऐसे वैसे करके बता देता है एंड भाई इसके बाद भाई ये दोनों सो जाते हैं। अब क्या होता है, उसके अगले दिन सुबह सुबह वही बंदा गोपाल जो कल 25 से 30 हजार रुपए सैलरी मांग रहा था, वो आता है एंड वो बोलता है सुधीर से कि सर मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ एंड मुझे सैलरी सिर्फ 5,000 चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, आपके पास इतना बजट नहीं है 25-30 हजार का, तो आप मुझे 5,000 दे दीजिए, मैं 5,000 में काम करने के लिए तैयार हूँ। एंड भाई ये चीज भाई जैसे सुधीर सुनता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि भाई जो बंदा कल मान नहीं रहा था, उसने बहुत रिक्वेस्ट करी, बहुत मतलब बोला उसको, तो बंदा
माना नहीं भाई, उसने बोला कम से कम 25,000 सैलरी चाहिए मेरे को, एंड वो बंदा आज आकर 5,000 में काम करने के लिए रेडी हो गया। भाई ये चीज भाई सुनते वो बहुत खुश हो गया कि चलो भाई एक बंदा मिल गया मेरे को, अब मैं अपने बिजनेस को और ग्रो कर सकता हूँ। एंड भाई ये चीज इसके बारे में ज्यादा वो सोचता नहीं है कि भाई ये चीज हो कैसे रही है भाई, कि मेरा जो काम नहीं हो पा रहा था एंड वो स्टार्टिंग में तो नहीं हो रहा है, लेकिन उसके जस्ट अगले दिन कैसे हो जा रहा है, वो इन सब बारे में सोचता ही नहीं है। अब इसके बाद भाई सुधीर फिर अपना कंटिन्यू काम कर रहा होता है। अब धीरे धीरे भाई इनका बिजनेस बहुत ग्रो होने लगता है, ये लोग अच्छा खासा प्रॉफिट निकालने लगते हैं। अब धीरे धीरे 1 लोग 2 लोग 4 लोग इनके कंपनी से बढ़ जाते हैं। अब इनकी प्रॉपर एक कंपनी बन जाती है, अच्छा खासा अर्न करने लगते हैं ये लोग। भाई सुधीर 1 से 1.5 साल के अंदर भाई अपनी कंपनी को अच्छा खासा ग्रो कर देता है एंड भाई मतलब काफी अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा था इनको। अब इसी बात में क्या होता है, जो सुधीर था वो ना रेंट पे रहता था, तो वो अपनी वाइफ को बोलता है कि यार हम लोग कब तक रेंट पे रहेंगे, एक काम करते हैं अपना खुद का घर लेते हैं। तो अब ये लोग एक बढ़िया जगह देखकर भाई खुद का ये लोग घर देखते हैं, बना बनाया घर मिलता है इनको अच्छा खासा, अच्छे खासे प्राइस में खरीदते हैं ये लोग। अब भाई इनका जहाँ पे घर था, जहाँ पे इन्होंने घर खरीदा था, उसके घर के जस्ट बगल में एक फैमिली रहती थी, जिसमें एक 12 साल का लड़का रहता था आदित्य नाम का, एंड उसकी मम्मी पापा, ये 3 लोग रहते थे। लेकिन जो आदित्य था भाई वो 12 साल का था, लेकिन वो दिखने में 18 से 20 साल का लगता था, क्योंकि भाई उसकी हाइट, उसका शरीर भाई काफी अच्छा था एंड भाई वो दिखने में लगता ही नहीं था कि वो 12 साल का है। अब क्या होता है, जैसे ये लोग नए घर के अंदर शिफ्ट होते हैं सुधीर वगैरह, अब ये लोग अपने घर के अंदर एक पूजा रखते हैं, अड़ोस पड़ोस में जितने भी लोग रहते थे भाई सबको ये लोग पूजा में बुलाते हैं, और आदित्य की मम्मी और आदित्य भाई ये लोग भी पूजा में आते हैं। अब जैसे आदित्य पूजा में आता है, जो गीतांजलि थी सुधीर की वाइफ, जैसी वो पहली बार आदित्य को दिखती है भाई वो एकदम उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। होता है ना भाई, जब भी हम किसी खूबसूरत लड़की को देखते हैं या फिर किसी को भी देखते हैं तो उसको हम लोग घूरते रहते हैं, हमारी नजरें नहीं हटती है। तो बिल्कुल इसी तरह भाई जैसी जो गीतांजलि थी वो आदित्य को देखती है पहली बार, भाई वो उसके तरफ एकदम अट्रैक्ट हो गई थी, वो उसको कंटिन्यू भाई घूरी जा रही थी एंड भाई वो उसको घर में बुलाती है, आइए बेटा बैठिए बैठिए बैठिए। तो वो बोलता है आंटी नमस्ते। जैसे वो आंटी बोलता है तो वो बोलती है कि अरे आंटी क्यों बोल रहे मुझे। तो जो उसकी मम्मी थी किसकी, आदित्य की, वो बोलती है भाई गीतांजलि को कि अरे ये मात्र 12 साल का है। वो बोलती है 12 साल का, ये साल का है सच में, क्योंकि भाई वो दिखने में लगता नहीं है 12 साल का, वो भाई लगता है कि भाई 18-20 साल का बंदा होगा। तो भाई जैसी वो ये चीज सुनती है कि ये 12 साल का है, वो बिलीव नहीं करती है, तो बोलती है हाँ सच में 12 साल का है, लेकिन लगता नहीं है। एंड इसके बाद भाई पूजा वगैरह में ये लोग आते हैं, सभी लोग बैठते हैं, पूजा पाठ वगैरह होता है। अब क्या होता है, इस दिन के बाद से जो आदित्य की फैमिली थी और जो सुधीर की फैमिली थी, इन दोनों के बीच में ना अच्छा खासा रिलेशन बन जाता है। एंड भाई एकदम पड़ोसी वाली वाइब जो होती है, भाई कुछ भी चाहिए होगा तो पड़ोस से मांग लो, चीनी चाहिए तो मांग लो पड़ोस से, तो इनका ऐसा हो गया था। अब जो सुधीर था भाई वो अपने बिजनेस को भाई वो ग्रो करने के पीछे लगा पड़ा है। भाई वो इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि भाई वो सुबह जाता तो रात को आता था, कभी कभार वो रात को आता भी नहीं था। अब गाइस तुम लोगों ने एक चीज नोटिस करा होगा कि जो सुधीर था उसका बिजनेस स्टार्ट नहीं हो रहा था। शादी से पहले उसने बहुत ट्राई किया भाई, मतलब कुछ ना कोई दिक्कत आई रही थी, एंड भाई शादी के बाद भी भाई उसको ना बहुत दिक्कत आई बिजनेस स्टार्ट करने में। स्टार्टिंग में वो काम नहीं हो रहा था, सामने वाला बंदा मना कर दे रहा था, लेकिन भाई उसके जस्ट अगले दिन उसका वो काम हो जाता था। जैसे वो ये चीज अपने वाइफ को बताता दिक्कतें, एंड उसके जस्ट अगले दिन वो सारा काम हो जाता था। अरे 1-2 काम नहीं भाई, मैक्स टू मैक्स सारे काम। स्टार्टिंग में हर बंदा मना करता था कि भाई नहीं हम आपके साथ काम नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ दिक्कत होती थी सुधीर को, लेकिन भाई जैसी वो ये बात अपनी वाइफ को बताता, उसके जस्ट अगले दिन भाई वो प्रॉब्लम उसका सॉल्व हो जाता। इसके पीछे का भाई रीजन ये है कि जो सुधीर की वाइफ थी गीतांजलि, भाई उसको वशीकरण विद्या आती थी, मतलब वो किसी को भी अपने वश में कर सकती थी। एंड भाई ये चीज उसने अपनी मम्मी से सीखी थी। जब सुधीर ऑफिस निकल जाता था तो भाई जो उसकी वाइफ थी वो दिन भर भाई 5-5 घंटे 4-4 घंटे भाई वो अपनी मम्मी से बात करा करती थी। एंड भाई स्टार्टिंग से ही बचपन से ही उसकी मम्मी ने उसको तंत्र विद्या वशीकरण वगैरह सिखा रखा था, क्योंकि उसकी मम्मी जो थी भाई वो इन सब चीजों की ना गुरु थी, उनको ना इन सब चीजों का बहुत नॉलेज था। एंड भाई जो उसकी मम्मी थी उसी ने गीतांजलि को भाई स्टार्टिंग से बचपन से ही वशीकरण सिखाया था, जिसके बल पे वो क्या कर देती कि भाई जितने भी लोग सुधीर के साथ काम करने से मना कर रहे थे वो सुधीर से पहले पूछती कि वो कौन है, कहाँ पे रहते हैं, उसका नाम क्या है। तो भाई जैसे ही उसको पता लगता कि इसका नाम ये है और यहाँ पे रहता था, तो भाई वो उसके ऊपर वशीकरण करती एंड उसको वो अपने वश में कर लेती थी। एंड भाई जैसे वो उसको अपने वश में करती तो भाई उससे वो हाँ बोलवा देती कि हाँ मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। जिसने भी स्टार्टिंग में सुधीर को मना किया था, एंड भाई उसकी वाइफ ने उसको वश में किया पहले, एंड फिर इसके बाद उसी इंसान ने फिर हाँ बोल दिया, समझ रहे हो। एंड भाई ये चीज सुधीर को बिल्कुल भी नहीं पता है कि भाई जो उसकी वाइफ है भाई उसको वशीकरण विद्या आती है, तंत्र विद्या आती है, उसको बिल्कुल भी नहीं पता ये सारी चीजें। अब क्या होता है, जब ये लोग नए घर के अंदर शिफ्ट हुए थे, जो गीतांजलि थी उसको उसके जस्ट बगल में रहने वाला आदित्य जो कि मात्र 12 साल का था उसको वो पसंद आ जाता है। अब भाई सोचो वो बच्चा जो मात्र 12 साल का है भाई
माना कि उसका शरीर बड़ा है, वो उसकी हाइट लंबी है, लेकिन भाई कुछ भी हो, लेकिन है तो वो बच्चा ना, उसमें दिमाग तो सिर्फ बच्चों वाला ही होगा। अब इसके बाद गीतांजलि उस आदित्य के ऊपर वशीकरण करना स्टार्ट करती है, लेकिन जैसी वो उस आदित्य के ऊपर वशीकरण करती है भाई, वो आदित्य के ऊपर वशीकरण कर ही नहीं पाती है। पता नहीं क्यों, क्या होता है भाई, वो किसी को भी वश में कर सकती थी, लेकिन वो आदित्य को अपने वश में नहीं कर पा रही है। अब इसके बाद क्या होता है, जो गीतांजलि थी वो भाई सोचती है कि भाई मैं किसी को भी वश में कर सकती हूँ, तो मैं आदित्य को वश में क्यों नहीं कर पा रही हूँ। एंड वो यही चीज अपनी मम्मी को कॉल पे करती है कि मम्मी एक बच्चा है आदित्य नाम का, मैं उसको वश में कर रही हूँ, उसके ऊपर वशीकरण कर रही हूँ, लेकिन मैं उसको अपने वश में नहीं कर पा रही हूँ। तो उसकी मम्मी बताती है कि बेटा कि कई लोग होते हैं जिनकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, एंड भाई वो लोग पूजा पाठ वगैरह करते हैं, भगवान को बहुत मानते हैं, और ऐसे लोगों पे वशीकरण करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। फिर इसके बाद गीतांजलि अपनी मम्मी से पूछती है कि अगर मुझे उसको अपने वश में करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो उसके बाद भाई उसकी मम्मी बताती है कि तेरे को उस बच्चे को जिसको तुझे वश में करना है उससे ना कुछ खाने को देना पड़ेगा, खाने के जरिए तो उसको अपने वश में कर सकती है। एंड खाने में क्या भाई, उसको अपने जो पीरियड्स आते हैं ना, जो लड़कियों के पीरियड्स आते हैं उसमें ब्लड निकलता है, तुम्हें पता होगा लड़कियों के पीरियड्स में जो भी ब्लड निकलता है उस ब्लड को उसको खाने में या फिर किसी पानी में जूस वगैरह मिलाकर उसको पिलाना होगा। इसके बाद तू उसको अपने वश में कर सकती है। भाई मतलब समझ रहे हो ये चीज कितनी गंदी है भाई, कि मतलब पीरियड ब्लड को भाई जूस में मिलाकर खाने में मिलाकर किसी को पिलाना, सुन के घिन आ रहा है। अब इसके अगले दिन जो गीतांजलि थी वो ना आदित्य को अपने घर पे बुलाती है किसी ना किसी बहाने से कि मेरा टीवी खराब हो गया, आकर ठीक कर दो ठीक कर दो। तो आदित्य आता है एंड उनका टीवी ठीक कर देता है। अब इसके बाद जो गीतांजलि थी वो ना एक जूस लेके आती है एंड उस जूस के अंदर उसका पीरियड वाला ब्लड मिला हुआ था, एंड भाई वो जूस जाकर वो सीधा आदित्य को देती है एंड आदित्य उस जूस को पी लेता है। अब इसके बाद आदित्य अपने घर को निकल जाता है एंड भाई घर पहुंचने के बाद आदित्य को थोड़ा सा अजीब सा लगने लगता है स्टार्टिंग में, कि भाई उसका सर घूमने लगता है, उसको अंदर से ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ ना कुछ तो उसके साथ गलत हो रहा है, उसको ऐसा फील हो रहा है अंदर से, उसका सर दर्द हो रहा है। वो शांति से जाता अपने कमरे में बैठ जाता है। अब उसी दिन शाम के टाइम गीतांजलि को फोन आता है सुधीर का कि मैं आज रात को घर पे नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरे को काम है बहुत ज्यादा, तो इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। अब भाई जैसे ये चीज गीतांजलि सुनती है कि भाई आज सुधीर नहीं आने वाला है घर पे, तो वो क्या करती है, वो कुछ टोटका का सामान इकट्ठा करती है एंड रात के टाइम जब सभी लोग सो जाते हैं तो वो क्या करती है, वो आदित्य के ऊपर वशीकरण करना स्टार्ट करती है। पहले तो भाई वो एक किताब के जरिए कुछ मंत्र वगैरह पढ़ती है एंड भाई वो जैसे ही उस किताब को पढ़ती है इसके बाद भाई ना जाने क्या होता है, जो आदित्य का वो अपने कमरे में सो रहा होता है, उसकी आंख खुलती है, वो अपने छत पे आता है। आदित्य का छत और गीतांजलि का छत भाई दोनों एकदम बराबर पे था, तो वो अपने छत से कूद के गीतांजलि के छत पे आता है एंड भाई नीचे वाले फ्लोर पे आता है। एंड भाई इसके बाद जो गीतांजलि थी वो आदित्य को अपने कमरे में लेके जाती है एंड इसके बाद गीतांजलि आदित्य के साथ, जो कि मात्र 12 साल का था, उसके साथ फिजिकल होती है, उसके साथ इंटीमेट होती है। भाई वो मात्र 12 साल का बच्चा है भाई, समझो उसकी हाइट लंबी है, मैं समझ गया, उसका शरीर थोड़ा बड़ा है, ठीक है, बट सोचो वो 12 साल का बच्चा है एंड उसके साथ वो लेडी गीतांजलि फिजिकल होती है, एक दो बार नहीं 10 बार फिजिकल होती है। एंड सुबह होती है वो उसको दोबारा अपने घर भेज देती है अपने छत के जरिए। एंड भाई उस दिन के बाद से जो आदित्य था भाई वो गीतांजलि के पूरे वश में आ जाता है, जैसा गीतांजलि बोलती वो वैसा करता। एंड भाई जो आदित्य था उसका पूरा बिहेवियर चेंज हो जाता है, वो अपने घर वालों से बदतमीजी से बात कर रहा है, किसी की बात नहीं सुन रहा है, सिर्फ वो भाई गीतांजलि की बात सुनता। गीतांजलि बोलती इधर आ तो इधर, इधर जा तो उधर। उसे घर वाले देखते हैं कि ये आजकल इसके घर में, गीतांजलि घर में बहुत ज्यादा जा रहा है आ रहा है, लेकिन वो सोचते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, पड़ोसी है, बच्चा ही तो है, जा रहा है क्या हो गया। लेकिन जो गीतांजलि थी भाई वो उसको हमेशा अपने घर पे बुलाती, जब सुधीर घर पे नहीं होता उसके साथ इंटीमेट होती, फिजिकल होती, चाहे दिन हो रात हो, मतलब हमेशा। सोचो मात्र 12 साल का बच्चा है, उस पर क्या बीती होगी अंदर से, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, बस वो वही कर रहा है जो गीतांजलि उससे करवा रही है। अब इसके बाद क्या होता है, एक दिन जो सुधीर था वो रात के टाइम घर पे आता है, बढ़िया ये लोग सोते हैं। जो गीतांजलि थी वो उसके साथ फिजिकल होने को चाहती है, किसके साथ, सुधीर के साथ, लेकिन सुधीर बहुत थका हुआ था तो सुधीर मना करता है कि नहीं नहीं मैं अभी कुछ नहीं करूंगा, मेरे को सोना है। अब भाई इसके अंदर गीतांजलि के अंदर इतना हवस भरा हुआ था कि वो क्या करती है, अपने पति सुधीर के सोने के बाद वो फिर से वशीकरण के जरिए आदित्य को रात के करीब 3 बजे अपने घर पे बुलाती है एंड वो दूसरे कमरे में सुधीर के छोड़कर, सुधीर दूसरे कमरे में सो रखा है एंड वो दूसरे कमरे में जाकर आदित्य के साथ फिजिकल होती है। मतलब वो उसके अंदर जितनी भी हवस भरी हुई थी भाई वो उस 12 साल के बच्चे के साथ निकाल रही थी, समझ रहे हो। एंड भाई इसके बाद फिर वो दोबारा छत के जरिए उसको अपने घर पे भेज देती थी एंड ये चीज कंटिन्यू हो गई थी हर रोज, मतलब वो आदित्य के साथ फिजिकल होती एंड समझ रहे हो 12 साल के बच्चे पे क्या बीती होगी। अब इसके बाद क्या होता है, जो गीतांजलि थी वो ये सारी बातें अपनी मम्मी को बताती है कि मुझे ना अब अपनी ना शक्तियों को और ज्यादा बढ़ाना है, जो वशीकरण की शक्तियां होती है, तंत्र विद्या की शक्ति होती है, मुझे ना और बढ़ाना है इस चीज को। वो बोलती है कि इसके लिए तुझे अपनी पति की बलि देनी पड़ेगी।
वो सोचती है पति की बलि देनी पड़ेगी। उसकी मम्मी बोलती है कि हाँ, तुझे अपने पति की बलि देनी पड़ेगी। इससे क्या होगा कि तेरी जो शक्तियां हैं वशीकरण वाली और जो भी मतलब तंत्र विद्या की शक्तियां हैं तेरी और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, तेरी उम्र और लंबी हो जाएगी। तो भाई जैसे ये चीज सुनती है तो बोलते है कि मम्मी अगर मैं सुधीर था उसको मारूंगी तो मैं तो फंस जाऊंगी, तो इसका कोई दूसरा उपाय तो होगा। तो बोलती है कि इसका दूसरा उपाय है कि तू किसी और से शादी कर एंड इसके बाद उसको बलि दे दे, उसको मार दे। एंड भाई जैसे ये चीज सुनती है, देख लो उसकी मम्मी ये चीज उसको सिखा रही है। भाई मतलब समझ रहे हो बात को, पहले बात को समझो। उसकी मम्मी ही अपनी बेटी को सिखा रही है कि अपनी शक्ति बढ़ा। एक तो उसकी मम्मी ने पहले उसको सिखाया है तंत्र विद्या, ये वशीकरण वगैरह। अब उसकी मम्मी बता रही है कि तुझे अपनी शक्ति और बढ़ानी है तो शादी कर किसी से एंड उसको मार के उसकी बलि दे दे। अब इसके बाद जैसे ये चीज गीतांजलि को पता लगता है कि भाई अगर उसको शक्ति बढ़ानी है उसको किसी से शादी करनी पड़ेगी एंड उसको उसकी बलि देनी पड़ेगी। एंड भाई ये चीज सोचते ही उसको सिर्फ ध्यान आता है आदित्य का। अब भाई एक दिन रात के टाइम जब उसका हस्बैंड नहीं आता है तो भाई वो तो अपना काम में लगा पड़ा है और देख रहे हो ना, और उसकी बीवी किसी और के साथ काम में लगी पड़ी है। दोस्तों इसलिए बोलता हूँ जीवन में कुछ भी करना, कितना भी बिजी रहना, लेकिन बीवी को टाइम जरूर देना भाई। तो भाई एक दिन सुधीर रात को नहीं आता है, वो भाई अपने काम में लगा पड़ा था। अब क्या होता है उसी दिन रात के टाइम भाई वो अपने कमरे में अपने घर में एकदम शादी की पूरी प्रॉपर तैयारी करती है, हवन कुंड तैयार करती है, सब कुछ जैसे शादी की जो भी विधि वगैरह होती है वो तैयार करती है। एंड इसके बाद वो आदित्य को फिर से अपने वश में करके वो अपने पास बुलाती है। रात के करीब 2:30-3 बजे रहते हैं एंड भाई आदित्य छत कूद के फिर से घर में आता है इसके। एंड भाई इसके बाद वो जो गीतांजलि थी वो आदित्य के साथ मात्र 12 साल का जो बच्चा था उसके साथ शादी करती है। एंड भाई एकदम प्रॉपर विधि विधान के साथ उसमें मतलब आदित्य उसके मांग में सिंदूर भरता है, प्रॉपर मतलब जो भी विधि होते हैं सब कुछ उस तरीके से होता है। ये लोग साथ फेरे लेते हैं। फेरे लेने के बाद जो गीतांजलि थी वो आदित्य के साथ फिर से इंटीमेट होती है, कमरे में जाके फिजिकल होती है। एंड फिर इसके बाद जो गीतांजलि थी भाई वो आदित्य की बलि दे देती है। मतलब भाई बलि का मतलब ये नहीं कि उसी टाइम उसने आदित्य को मार दिया, उसको काट दिया, ऐसे नहीं। उसने भाई जो भी तंत्र विद्या टोटका वगैरह उनका विधि होता है कुछ भी, उसमें आदित्य को समर्पण कर दिया। उसने बोला कि जो ये बंदा है ये आपका हुआ आज से। एंड इसके बाद उसने ना कुछ टाइप का कुछ उसके पास कुछ था, उसने वो क्या करा वो चीज आदित्य के ना जो बगल वाले साइड होता है वहां पे रख दिया। एंड उसको ना कंटिन्यू 5 मिनट तक ऐसे दबा के उसने रखा। एंड जैसे ये चीज उसने दबा के रखा इसके बाद आदित्य का एकदम पूरा सर घूमने लग गया, बहुत कुछ होने लग गया। एंड इसके बाद जो गीतांजलि थी उसने आदित्य को घर भेज दिया। अब आदित्य घर जाता है एंड जैसे वो सुबह उठता है तो उसकी नींद खुलती ही नहीं है, वो उठता ही नहीं है, वो मर चुका था आदित्य। भाई उसके घर वालों को किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि भाई ये चीज आखिर कैसे हुआ। कल रात को तो ये ठीक था, मतलब इसका बिहेवियर ना आदित्य का चेंज हो गया था, लेकिन फिर भी उतना चेंज नहीं हुआ था क्योंकि भाई वो क्योंकि आदित्य वैसे ही कर रहा था जैसे गीतांजलि उसे करवा रही थी। एंड भाई उसके घर वाले किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता है कि भाई ये चीज कैसे पॉसिबल हो गया। भाई आस पास अड़ोस पड़ोस के सभी लोग एकदम भाई शॉक्ड में आ गए कि भाई जो बंदा कल रात को एकदम ठीक था वो बंदा अभी कैसे हो गया, भाई वो मर कैसे गया अचानक से। इसके बाद कुछ समझ में नहीं आता। भाई आदित्य के घर वाले बहुत रोते हैं क्योंकि भाई उनका सिर्फ एक ही बेटा था एंड भाई वो भी जा चुका है इस दुनिया से। एंड भाई वो भी मिस्टीरियस तरीके से, किसी को भी नहीं पता कि उसका बेटा मरा कैसे। उसका पोस्टमार्टम वगैरह भी हुआ लेकिन पोस्टमार्टम में भी कुछ भी नहीं निकला, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। अब इसके बाद भाई जो उसके फैमिली वाले थे आदित्य के, भाई उसकी डेड बॉडी वगैरह को चलाते हैं। लेकिन जो आदित्य की मम्मी थी भाई वो लोग ना पूजा पाठ वगैरह में बहुत बिलीव करते थे, तो इसीलिए वो ना एक तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं एंड उसको बताते हैं कि भाई हमारा बेटा था, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, अचानक से उसकी मृत्यु हो गई। जैसे वो तांत्रिक बाबा ये सारी चीजें सुनते हैं भाई वो सीधा बताते हैं उसकी मम्मी को कि आपके बेटे के ऊपर किसी ने वशीकरण कर रखा था एंड उसी ने आपकी बेटे की बलि दे दी है। एंड भाई जैसे ये चीज उसकी मम्मी पापा को पता लगा तो भाई उनके होश उड़ गए क्योंकि भाई उनको भी लग रहा था किसी ने कुछ ना कुछ तो किया है, क्योंकि भाई उनका बेटा एकदम परफेक्ट था, कोई बीमारी नहीं कुछ भी नहीं, अचानक से उसकी बेटी की डेथ कैसे हो गई। उस तांत्रिक बाबा ने बोला कि मैं आपको उसका नाम तो नहीं बता सकता हूँ क्योंकि अगर मैंने उसका नाम बताया तो भाई ये चीज मेरे पे भी उल्टी आ सकती है, तो मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि वो जिसने भी आपके बेटे के ऊपर वशीकरण किया था वो आपके अड़ोस पड़ोस का ही रहने वाला है या फिर रहने वाली है। एंड भाई जैसे ये चीज सुनते हैं उसके मम्मी पापा वो समझ जाते हैं कि भाई जो आदित्य था वो सिर्फ भाई गीतांजलि के घर पे जाता था एंड वो अक्सर जाता था और इस बीच में तो बहुत ज्यादा जाने लग गया था। वो समझ जाते हैं कि भाई गीतांजलि ने ये सब कुछ करा है। लेकिन भाई इसके बाद भाई उसके मम्मी पापा घर जाके उसके हंगामा करते हैं, कलेश करते हैं, लेकिन भाई उनके पास कोई प्रूफ
नहीं था। एंड भाई उन्होंने पुलिस में ही कंप्लेन करा, लेकिन भाई पुलिस वगैरह भाई तंत्र विद्या इन सब चीजों में तो मानते नहीं है, उनको चाहिए सबूत। तो भाई इसके बाद उन्होंने उस जगह को खाली कर दिया उसके फैमिली वालों ने। एंड वो आज के टाइम पे भाई जो गीतांजलि है उसका पति है भाई, वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं। उसके पति को तो पता भी नहीं था ये सारी चीजें कि भाई उसकी वाइफ ये सारी चीजें कर रही है, उसको कुछ भी नहीं पता था। लेकिन आज के टाइम पे भी जो गीतांजलि है भाई वो खुलेआम घूम रही है, वो किसी के भी ऊपर भाई तंत्र विद्या ब्लैक मैजिक कर सकती है। लेकिन भाई सबसे बड़ी बात ये है कि भाई उसके मम्मी पापा का एक लौता बेटा था एंड भाई उसकी डेथ हो गई, समझ रहे हो। एंड भाई उन्होंने बहुत कुछ ट्राई किया लेकिन कोई सबूत नहीं था, इस वजह से कुछ भी नहीं हो पाया। फिर इसके बाद भाई जो उसके फैमिली वाले थे आदित्य के भाई, वो वहां से चले जाते हैं एंड वो लोग गाँव जाके शिफ्ट हो जाते हैं। सोचो भाई कि 12 साल का लड़का, उसे कुछ भी नहीं पता एंड भाई उसको वो लड़की गीतांजलि अपने वश में करती है, उसके साथ सारे फिजिकल रिलेशनशिप करती है, अपनी हवस मिटाती है एंड फिर इसके बाद अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए वो आदित्य की बलि दे देती है। तो भाई ये थी अपनी आज की हॉरर स्टोरी। आई होप कि तुमको भाई मजा आया हो। भाई मजा तो क्या ही आया हो भाई, लास्ट में थोड़ा सा सीन हो गया कि यार उनके मम्मी पापा का एक लौता बेटा था, उसकी डेथ हो गई। तो गाइस ये थी अपनी आज की हॉरर स्टोरी। आई होप कि तुमको अच्छा लगा हो। काफी टाइम बाद आया हूँ लेकिन लेके आया स्टोरी तुम लोगों के लिए। तो वीडियो को लाइक कर दो, पसंद ना आई हो तो फिर भी लाइक कर देना भाई उन्होंने तुम्हारा। तो गाइस फटाफट लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बाकी इस गेमिंग चैनल पे और जो हमारा मीम वाला चैनल रिएक्शन चैनल है उस पे भी भाई वीडियोस कंटिन्यू आ रही है, तो फटाफट जाके देख लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय बाय, ध्यान रखो अपना। I can see